हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सीखे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, जहां आपने देखा कि मेंडल सिर्फ एक कैरेक्टर एट अ टाइम कंसिडर कर रहा था। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वो सेम रखता था, लेकिन एक कैरेक्टर में प्लांट्स को वेरी करवा रहा था। जैसे उसने टॉल प्लांट्स लिए एंड ड्वार्फ प्लांट्स लिए, ठीक है, अ टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट, बाकी सारे कैरेक्टर सेम। अब उसकी टेक्निक क्या थी कि वो दो पेरेंट्स चूज कर रहा है और वो दो प्लांट्स दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो प्लांट्स लिए विद राउंड येलो सीड्स, ओके, और जो दूसरे पेरेंट्स लिए दे हैड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, दीज वर द टू कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने डिफरेंट रखे, बाकी सारे कैरेक्टर्स उसने सेम रखे। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी कि किस तरीके से दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जो है वो देखा जाता है या क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो इसके लिए अगर हम एक क्रॉस बनाते हैं विद अ प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि गैमीट्स दे विल बी आर वाई, स्मॉल आर वाई। ये हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सीख चुके हैं। फर्स्ट जो पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों ने ये देखा कि गैमीट्स बनाते टाइम किसी भी कैरेक्टर के दो फैक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं। तो यहाँ पे ये गैमीट्स F1 प्रोजेनी हमें मिली है, ये दिस इज ऑल हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स। ये इस बात को प्रूव करता है दैट राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। ठीक है, इसके बाद उसने इन प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, सेल्फिंग होने दी। तो अब वो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसको लेट अस से सपोज उसकी जो अपनी टेक्निक थी, जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक है, तो ये गैमीट्स कौन से बनाएगा, जो उसने पहले सोचा होगा। लेट्स से सपोज ये गैमीट्स बनाए, ठीक है, और फिर अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो रिजल्ट्स ये मिलने चाहिए थे। ओके, तो इन रिजल्ट्स के हिसाब से बच्चों मेंडल को आने चाहिए थे F2 प्रोजेनी में 3 प्लांट्स राउंड येलो, बिकॉज आप देख सकते हैं तीनों में एक एक कैपिटल R और एक एक कैपिटल Y है, एंड 1 प्लांट रिंकल ग्रीन, दैट इज उसको 3:1 का रेशो मिलना चाहिए था इन हिज F2 प्रोजेनी। लेकिन मेरे बच्चों उसको ये रेशो नहीं मिला। इंस्टेड ऑफ दिस, जो रेशो उसने ऑब्जर्व किया that was quite different from his expectations, 9:3:3:1 का रेशो ऑब्जर्व किया बच्चों उसने, और उसने देखा कि 9 प्लांट्स राउंड येलो है, ठीक है, 3 प्लांट्स राउंड लेकिन ग्रीन है, फिर 3 प्लांट्स रिंकल्ड येलो है और एक प्लांट रिंकल्ड ग्रीन है। तो अब उसने देखा कि भाई ये 16 प्लांट्स हैं लेट्स से टोटल, तो इन 16 में 9 राउंड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन। ये तो पेरेंट्स के जैसे हैं, बिकॉज पेरेंट्स जो हमने चूज किए थे दे वर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। आप पहले वाली प्रोजेनी का देखिए, सॉरी जो पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। तो ये 9 और एक 10 हो गए पेरेंटल टाइप्स। इसको क्या बोला मेंडल ने, दे वर द पेरेंटल टाइप्स। और 3 और 3 6, देखो यहाँ पे राउंड सीड शेप के साथ कलर आया है ग्रीन, और यहाँ रिंकल्ड सीड शेप के साथ कलर आया है येलो। दैट मीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स वर ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल। तो उसने कहा कि 6 मिले हैं रिकॉम्बिनेंट्स, 6 को बोला रिकॉम्बिनेंट्स, 10 मिले पेरेंटल टाइप्स। ना हाउ वाज दिस पॉसिबल? तो उस पे मेंडल ने एक बहुत इंटेलिजेंट बात बच्चों कही है, जो शायद आपने इस तरीके से मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं समझा होगा या नहीं सोचा होगा, बिकॉज आप लोग रट्टा लगा लेते हो कि आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वो गैमीट्स बना देते हो आप। बट उस पे जो फिलॉसफी है, इंटरनल जो उसकी साइंस है, उसको समझने की कोशिश करें। हम अक्सर कहते हैं मेंडल्स वर्क वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या अहेड था, देखो बेटे, मेंडल ने
ना क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। मेंडल ने ना मियोसिस के बारे में पढ़ा था। ही हैड नो आइडिया अबाउट क्रोमोसोम क्या होता है, ही हैड नो आइडिया अबाउट कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस तुम्हें पता है वो डिवीजन जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे चलती है। लेकिन मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, ही वाज एबल टू से समथिंग जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है बच्चों, अब इसको समझो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब कभी भी प्लांट में गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, और मान लो दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो रहा है, तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस किसी दूसरे के साथ बंधा हुआ नहीं है। बोलने का मतलब कि अगर किसी प्लांट के बीज राउंड हैं तो जरूरी नहीं है कि कलर हमेशा येलो ही होगा, कलर ग्रीन भी हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी प्लांट के बीज रिंकल्ड हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका कलर ग्रीन ही होगा, येलो भी हो सकता है। दैट मीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड। अब इसको अगर तुम क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट करो, जैसे आप बाद में लेटर ऑन हम सीखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो जब हम मियोसिस सीखते हैं बच्चों, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मान लो सपोज करो ये प्लांट राउंड, इसके क्रोमोसोमल पिक्चर बता रही हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। मान लो सपोज ये हैं वो क्रोमोसोम्स जिन पे सीड शेप और सीड कलर की जीन्स प्रेजेंट हैं। लेट्स से दिस इज, इस पे कैपिटल आर है, इसके होमोलॉग पे स्मॉल आर है, इस पे कैपिटल वाई है, इस पे स्मॉल वाई। मेंडल ने नहीं बनाए थे ये क्रोमोसोमल पिक्चर्स, उसको कुछ नहीं पता था बेटा, वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बोला। लेकिन आप इसको मियोसिस से समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा था। देखो जब इस प्लांट में मियोसिस होगी, है ना, तो लेट्स से सपोज अगर मेटाफेज में ये क्रोमोसोम पेयर्स अपने आप को ऐसे अलाइन करते और उसके बाद फिर एनाफेज होता, तो पॉसिबल गैमीट कॉम्बिनेशंस बनती ये और ये बन रही थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मेंडल क्या बोलता है, या मेंडल ने क्या कहने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर क्रोमोसोम के नीचे कैपिटल वाई ही क्रोमोसोम अलाइन हो। बिकॉज देखो क्रोमोसोम्स अपनी मर्जी से असॉर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी है मियोसिस के टाइम पे उन्होंने किस तरफ को अलाइन होना है। ध्यान रहे बस वो पेयर बनाएंगे, बाकी कौन सा वाला पेयर में कौन सा क्रोमोसोम किस तरफ है दैट इज नॉट मतलब कि भाई फिक्स्ड, ठीक है। तो इस कैपिटल आर के नीचे स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम भी आ सकता था और इस तरफ कैपिटल वाई वाला। तो अब अगर इस तरीके से क्रोमोसोम्स ने अपने आप को असॉर्ट किया होता तो पॉसिबल गेमेटिक कॉम्बिनेशंस बनती आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। सही बात है। सो दिस इज द रीजन 4 टाइप के गेमीट्स आप लिखते हो, ओके। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ओके। तो इसलिए जब हम ये क्रॉस बनाते हैं तो हम 4 टाइप के गैमीट्स लिखते हैं इस प्लांट के। नाउ बिकॉज इसकी सेल्फिंग हो रही है, दैट मीन्स मेल गैमीट्स भी यही है, फीमेल गैमीट्स भी यही है, और जब आप कॉम्बिनेशंस देखते हो डिफरेंट गैमीट्स की तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। और इसमें आप देखते हैं 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन। इतना आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से फिनोटाइप डिसाइड करना है। जहां पे भी एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, दैट मीन्स इट्स राउंड येलो। Capital R will denote round seed shape. Capital Y will denote yellow seed color. Okay, don't forget this. तो इस हिसाब से इतना तो आप लोगों को समझ आता है। So this is Mendel's law of independent assortment, जो ये कहता है that inheritance of one character is independent of the inheritance of other character। मतलब जरूरी नहीं है राउंड सीड शेप वाले जो प्लांट्स हैं उनका कलर येलो ही होगा, नहीं, ग्रीन भी हो सकता है। और रिंकल्ड सीड शेप वाले उनका कलर येलो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही होगा। सो दिस इज द लॉ, सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस लॉ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर डीपर कॉन्टेक्स्ट, ओके। डोंट जस्ट क्रैम इट जैसे आप लोग यूजुअली करते हो, बना दिए गैमीट्स और फिर पता कुछ होता नहीं है आप लोगों को कि प्लांट के अंदर चला क्या, ठीक है। तो ये दिखाई मेंडल ने अपने इस क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो मेंडल को जो, अगर मैं खाली
राउंड सीड शेप की बात करती, अगर मान लो मैं इसको मोनोहाइब्रिड कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करती, तो अगर आप देखें कि राउंड सीड शेप वाले प्लांट्स कितने बने हैं, तो देखो 9 है यहाँ पे राउंड, अभी सिर्फ आप सीड शेप देखो 9 राउंड है और इधर 3 राउंड है, दैट मीन्स राउंड कितने हो गए मेरे बच्चों 12, और रिंकल्ड देखो कितने, 3 रिंकल्ड एंड 1 रिंकल्ड, 3 और 1 4, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे भी उसको अगर मैं मोनोहाइब्रिड कंटेक्स्ट में देखती तो रेशियो 3:1 का आ रहा था, जो आप अपने मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में सीखते हो। सिमिलरली अगर आप येलो और ग्रीन को देखोगे तब भी तुम्हें यही आउटकम मिलेगा 3:1। देखो यहाँ पे 9 येलो और ये इधर 3 येलो, तो 9 और 3 हो गया 12 येलो और 4 ग्रीन, तो 12:4 अगेन 3:1। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हियर इज बच्चों कि अगर मैं ये दो क्रॉसेस, सॉरी ये एक क्रॉस है ना राउंड येलो वाला, अगर मैं इसको 2 क्रॉसेस बनाती, एक मोनोहाइब्रिड दूसरा मोनोहाइब्रिड, मतलब एक मैं क्रॉस करा रही हूँ राउंड प्लांट विद रिंकल्ड और दूसरा क्रॉस करा रही हूँ येलो विद ग्रीन, ठीक है, तो मेरे पास 3:1 और 3:1 के रेशियोज आते दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को मिला के। और फिर यहाँ पे मैंने डाईहाइब्रिड में क्या किया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, तो जब आप ये दोनों मर्ज करते हो तो जो कॉम्बिनेट्रिक्स बनती है दैट इज 3 3 9 3 1 3 3 1 3 1, सो दिस इज द रेशियो जो आपको मिलता है इन योर मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से कि इस लॉ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। Okay, so here we have in a dihybrid cross, what is the probability of obtaining offspring with at least one dominant allele for each trait? अब आपको बोला गया है कि क्या पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग्स की विद एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील फॉर ईच ट्रेट, मतलब कि अगर सपोज आप RR YY वाला क्रॉस करते हो तो आपको हर एक ट्रेट के लिए कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं हैविंग एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना क्रॉस पहले देखते हैं, जो ये क्रॉस मैंने बनाया है, लेट्स फोकस ऑन दिस बिकॉज हम देखेंगे एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील फॉर ईच ट्रेट। अब यहां देखेंगे आप, इसके पास है वन एटलीस्ट वन डोमिनेंट फॉर ईच ट्रेट, सो इसको काउंट करेंगे, इसमें भी वन डोमिनेंट एलील तो है ही कम से कम फॉर ईच ट्रेट, इसको भी काउंट करेंगे, इसमें भी वन डोमिनेंट एलील फॉर ईच ट्रेट, इसमें भी देखो इसमें नहीं है फॉर ईच ट्रेट, इसमें सीड शेप के लिए डोमिनेंट एलील तो है लेकिन सीड कलर के लिए नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 R कैपिटल R एंड 1 कैपिटल Y, दिस इज नॉट काउंटेड, देन दिस इज अगेन काउंटेड, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी काउंट करेंगे। तो हमें कितने प्लांट्स मिल रहे हैं with one at least one dominant allele for each trait, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। आपका क्वेश्चन था yes, so this is the answer 9 out of 16, okay। let's try one more question. In a dihybrid cross AABB, what fraction of offsprings will be heterozygous for both the traits? ओके, अब आपको पूछा है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, आपको लेकिन बोला है क्रॉस ये, ठीक है। तो जब आप इस क्रॉस को बनाओगे बच्चों, लेट्स सेम अगर मैं सपोज यही बनाती हूँ इस क्रॉस को, लेट अस ड्रॉ दिस हियर, तो हमें जो गैमीट्स मिलेंगे AABB वाले वो देखो AB A स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। अब गैमीट बनाने की प्रक्रिया आपको बार बार मैं नहीं दोहराऊंगी, so this will be this capital A capital A capital B small b, capital A small a capital B capital B, capital A small a capital B small b। बच्चों ध्यान रहे, नीट में बहुत बार डाई हाइब्रिड क्रॉस पे सवाल आते हैं, ठीक है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस
बहुत सिंपल होते हैं, कभी भी क्रॉस बनाने से कतराना नहीं है। बच्चा अक्सर क्रॉस बनाने से कतराता है ना, वो सोचता है कि यार कौन बनाएगा, लेकिन जब तक आप क्रॉस नहीं बनाओगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन शॉर्टकट्स एज वेल, बट मैं फिलहाल अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टकट्स देना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। आई वॉन्ट यू टू इंटरनलाइज थिंग्स फर्स्ट, उसके बाद फिर आप लोग शॉर्टकट्स भी मार सकते हो, ठीक है। और शॉर्टकट्स पे फिर कभी कोई और क्लास की जा सकती है। तो चलो ये हमारा क्रॉस बन गया है। अब तुम्हें पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स। अब देखो हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स का मतलब हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स। तो लेट्स सी, 1 2 3 और ये 4। इसके अलावा अगर आप ध्यान दे दो और आपको कहीं पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी नहीं मिलेगा, सो दिस इज 4 आउट ऑफ 16। So this is 1 out of 4. 1:4 इसका आंसर होगा बेटा। So this is the answer. Okay? तो आई होप आप और भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करोगे और मैं आपके साथ और चीजें इसी तरीके से डिस्कस करती रहूंगी। आई होप यू एंजॉयड माय क्लास। बाय बाय।